भी अच्छे होते हैं, इनका IQ अच्छा है और ये मैथमेटिक्स में स्पेशली बेहतर है। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स देयर फेलियर, बच्चा अपनी असफलता का जो ठीकरा है वो कहां फोड़ता है? अ साइंस टेस्ट एंटायरली, अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स देयर फेलियर इन अ साइंस टेस्ट एंटायरली टू द टीचर सेटिंग एन अनफेयरली डिफिकल्ट पेपर, कि भाई टीचर ने जो है एक डिफिकल्ट अनफेयर डिफिकल्टी वाला यानी अनुचित रूप से कठिन, जरूरत से ज्यादा कठिन पेपर बना दिया था, इसलिए मैं फेल हो गया हूं। रादर देन देयर ओन लैक ऑफ स्टडी प्रिपरेशन, बजाय कि इसके कि उसने ठीक से पढ़ाई ही नहीं की थी। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस स्टूडेंट इज एग्जिबिटिंग। एट्रीब्यूशन थियरी होती है कि आप किस चीज पे ठीकरा फोड़ते हैं, अपनी सफलता या असफलता का, यानी आप जिम्मेदार किसको मानते हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन पे जाएंगे तो आप बाहरी कारक ढूंढेंगे, पेपर मुश्किल आ गया था, बारिश हो रही थी, फलाने ने नजर लगा दी थी, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, दुनिया खत्म होने वाली थी इसलिए नहीं पढ़ पाया था। ये है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस। इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है? कि आप देखते हो कि आप क्या कर सकते थे, आपकी मेहनत में कमी थी, पेपर सबके लिए मुश्किल आया था, उसी में कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, उसी में कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। पेपर सबके लिए मुश्किल आया था, सेम टीचर से पढ़ के लोगों का सिलेक्शन भी होगा, 50 चीजें हैं, यानी आप देखते हो मेरी कमी कहां रह गई। तो अगर यहां पे बच्चा कह रहा है कि मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि टीचर ने अनफेयरली डिफिकल्ट पेपर बना दिया था, तो पहले से एक तो आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि ये सही रीजन है। अब यहाँ पे वो ये नहीं देख रहा कि ओन लैक ऑफ स्टडी, खुद की पढ़ाई कम की, प्रेपरेशन कम की, इसलिए फेल हुआ है। तो ये जो एट्रीब्यूशन थियरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में वो क्या कहेगी, इंटरनल एट्रीब्यूशन है या बाहर है? ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन अनकंट्रोलेबल लोकस ऑफ कॉजेलिटी, यानी यहां पे लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब सेंटर ऑफ मोटिवेशन कह लीजिए या सेंटर ऑफ एफर्ट जो है वो बाहर है, और बाहर की चीजें अनकंट्रोलेबल होती हैं। आप कहें मैं सुबह रोज दिया जलाऊं या नमाज पढ़ूं, या मैं रोज, अगर आप जिस भी धर्म से हैं, या मैं चर्च जाऊं या 50 ये चीजें कर लूं, ये हैक कर लूं, वो कर लूं, और इससे मैं पास हो जाऊंगा, तो आपका सारा फोकस किस पे है? अनकंट्रोलेबल चीज पे है, कि लक कैसा होगा, जो चीज आपने जितनी पढ़ी है वो पेपर में आएगी नहीं आएगी। ये एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें आपके कभी भी कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, और अनकंट्रोलेबल को आपको लाइफ में हमेशा सरेंडर करना होता है। आप फोकस करते हैं उस चीज पे जो कंट्रोलेबल हो, जो आपके बस में हो, जिसको आम भाषा में कहते हैं। तो कारण जो है वो बाहरी कारण है, कारण का बाहरी रीजन है ना, ये एक्सटर्नल कंट्रोल पे। और अनियंत्रित केंद्र, जो आप, एक तो ये ट्रांसलेशन कल ठीक होना चाहिए, बहुत ही खराब ट्रांसलेशन है, क्योंकि मैं इंग्लिश वाले पे ही ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मैंने इस तरफ देखा नहीं। कारण का आंतरिक नहीं, ये इंटरनल तब होता जब बच्चा कहता कि मेरी मेहनत या मेरी मेहनत में कमी थी इसलिए फेल हो गया, इंटरनल तब होता। मास्टरी अप्रोच में तो आप सब कुछ ही पढ़ के जाएंगे और इंट्रिंसिक भी होगा। मेटाकॉग्निशन कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा बाहर थोप दिया है उसने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे। ठीक है, ऐसे लोग और आपको मिल जाएंगे, हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो कभी भी, सारी चीजें आपके हाथ में थोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाई आपके हाथ में आपकी मेहनत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण के विषय में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, कि आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, आपके जीन्स और आपका एनवायरमेंट विकास को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में गलत ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि इन्होंने पूछा कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट है या नेगेटिव है। पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट की का गुणनफल है विकास। हेरिडिटी सेट्स द पोटेंशियल लिमिट्स और बाउंड्रीज, हाँ भाई हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है, रॉ मटेरियल दे देती है कि विकास हो पाएगा, कि भाई आपका इंटेलिजेंस जो है कुछ ज्यादातर मोस्टली डिसाइड होता है आपकी हेरिडिटी से। अगर आप पहले ही रिटार्डेड बच्चा है तो उसको गिफ्टेड कैसे बनाओगे? तो वो लिमिट तो सेट कर देगी, लेकिन एनवायरमेंट बीच में रोल प्ले करेगा। एनवायरमेंट मिलेगा तब तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे। तो ये बात तो सही है, लिमिट सेट कर देती है आनुवांशिकता, हायर और लोअर लिमिट, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को किस हद तक पूरी तरह से साकार किया जाता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, हमें गलत बात ढूंढनी है। A child's physical eye color and blood type are primarily determined by socio-cultural environmental factors, नहीं भाई हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। तो बच्चे की आंखों का रंग और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हेरिडिटी आनुवांशिकता से निर्धारित होंगे। इसमें एनवायरमेंट क्या करेगा? आपकी आंखों का रंग और आपका ब्लड टेस्ट या आपका डीएनए, ये सब तो जेनेटिक्स से निर्धारित है ना, इसमें एनवायरमेंट कुछ नहीं कर सकता। एनरिच्ड स्टिमुलेटिंग, ये कह रहे हैं समाज और संस्कृति से निर्धारित है, नहीं गलत है। एनरिच्ड स्टिमुलेटिंग सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात सही है कि अगर अच्छा एनवायरमेंट मिले तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो बेहतर हो सकता है। वाइगॉट्स्की ऐसा कह रहे हैं।
तो हमें तो सही बात चाहिए नहीं थी, गलत चाहिए थी। थर्ड ऑप्शन गलत है, वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ठीक है ना, मतलब नॉट वाला क्वेश्चन पूछा है नॉट पूछा है क्वेश्चन में, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है आपको जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्याजे पे सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन पियाजेज कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी। स्टेटमेंट 1 क्या है, assimilation occurs when a child fundamentally alters or completely restructures an existing cognitive schema to incorporate entirely new contradictory information। खुद से बताना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इक्विलिब्रेशन इज द ओवर आर्चिंग सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट ड्राइव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉरवर्ड बाय बैलेंसिंग द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये बात सही लग रही है, लेकिन ये बात हमें 2 रुपए की सही नहीं लग रही, ये तो गलत है। बात सही है, थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं दोनों सही हैं, वाह शाबाश, क्या बात है, बहुत जल्दी में रहते हो जवाब देने की, रट्टा लगाते हो, और बहुत दुख की बात है। ये ऑप्शन मेरी उम्मीद आपसे नहीं थी कि इसमें आप गलती करेंगे, बट आप लोगों ने भर भर के थर्ड ऑप्शन दे दिया, जो कि गलत है। देखो, आत्मसातीकरण तब होता है, यानी एसिमिलेशन तब होता है जब कोई बच्चा पूरी तरह से नई विरोधाभासी जानकारी, विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, डिसइक्विलिब्रियम एकोमोडेट करोगे या नया स्कीमा बनाओगे, एडजस्ट करोगे, तो दोनों केस में समायोजन होगा। एसिमिलेशन आत्मसात प्रीवियस नॉलेज में जस्ट ऐड कर लेना होता है या फिट कर लेना होता है नई जानकारी को, पुराने में चेंज करना नहीं होता है। ठीक है ना, तो को शामिल करने के लिए मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा को मौलिक रूप से बदल देता है या पूरी तरह से पुनर्गठित करता है। जब मौलिक रूप से बदल दिया या नया ही बनाएगा तो ये तो एकोमोडेशन कहलाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन अगर कहीं दे रखा हो तो वो सही हो जाएगा, है ना। 65% लोग अब सही जवाब दे रहे हैं जब ये बता दिया है, तो केवल 2 सही है प्याजे के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टीचर एमिंग टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रिक्ट वाइगॉट्स्कियन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम वुड मोस्ट हैवीली प्रायोरिटाइज। एक टीचर है जो वाइगॉट्स्की के सामाजिक रचनावादी शिक्षा शास्त्र को लागू करता है क्लासरूम में, तो किस चीज को इन 4 ऑप्शंस में से वो प्रायोरिटाइज करेगा। तो जहां बच्चा एक्टिव होगा वो सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामर ड्रिल्स, रट्टाफिकेशन, बार बार अभ्यास कराते रहो, प्रयास कराते रहो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कराते रहो, वो भी डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, संदर्भ में नहीं है, बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो ये तो वाइगॉट्स की कभी नहीं चाहेंगे, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, रटना पड़ेगा उसे। रोट वोकैबुलरी भी लिखा हुआ है। पीयर कोलैबोरेटिव रीडिंग एंड कल्चरली सिचुएटेड स्टोरी टेलिंग, कल्चर और समाज यानी ग्रुप्स में सीख रहा है बच्चा, ये बेहतर है, बच्चा एक्टिव है यहाँ, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। रेसिप्रोकल टीचिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग, इसको SQCP भी बोलते हैं, ये रेसिप्रोकल टीचिंग में होता है। स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग पे या कंपटीशन पे जोर वाइगॉट्स्की ना पियाजे, दोनों में से कोई नहीं देता, बच्चा एक्टिव नहीं है, ये बच्चे के पक्ष में नहीं है ये दोनों ऑप्शन, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही पक्ष में। 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, बेसिकली टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, वाइगॉट्स्की की क्लास है, टीचर अपनी भूमिका धीरे धीरे कम करता रहता है, बट बीच बीच में इंटरेक्ट करता है बच्चों को। मान लो ये जो एक समराइज करना है, कोई स्टोरी है उसका समराइज करना है, क्वेश्चंस पूछेगा दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा है जो क्लैरिफाई करेगा उस थॉट को, चौथा बच्चा है जो बाद में जाकर के प्रिडिक्ट कर रहा होगा कि भाई किस अब आगे क्या होगा इस कहानी में। टीचर भी एक्टिव है, बच्चा भी एक्टिव है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, टीचर भी इन्वॉल्व है, और धीरे धीरे टीचर अपनी भूमिका कम करते जाता है, बच्चे और ज्यादा एक्टिव होते जाते हैं। तो टीचर बच्चे से, बच्चा टीचर से यहाँ सीखता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये बात सही नहीं है, ये सही है। रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ से एक्टिव है, और पीयर कोलैबोरेशन सेकेंड और थर्ड तो सही है, सिंपल खत्म, सेकेंड ऑप्शन। चलिए खैर, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं सही जवाब की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल। अच्छे लग रहे हैं आज के सवाल, कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा आज का सेट। देखना क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हालांकि सारे सवाल इतने लेंदी और इतने मुश्किल नहीं आने चाहिए, थोड़े 19-20 भी आने चाहिए, वो तो आज आपके कमेंट्स से पता लगेगा कि आप कैसा आपको महसूस हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 20, 20वां सवाल। वाइल टीचिंग फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ा रहे हो आप बच्चे को, फ्रैक्शन का एडिशन, भाई 1/2 प्लस 1/2 ये कैसे जुड़ेगा, तो आप पता ना एलसीएम एचसीएफ लेते थे, ये करते थे वो करते थे, तब जोड़ते थे। ठीक, तो फ्रैक्शन का एडिशन सिखा रहे हो बच्चों को, भिन्नों का जोड़ सिखा रहे हो। अ टीचर आस्क्स अ प्रोबिंग क्वेश्चन एंड रियलाइजेस दैट मोस्ट लर्नर्स होल्ड अ मिसकंसेप्शन।
प्रोबिंग क्वेश्चन पूछा। प्रोबिंग क्वेश्चन होता है जो और गहराई में जानने में हेल्प करता है बच्चे की सोच के बारे में, कि वो कैसा सोचता है। उस पर जब आप एक सवाल किया, फिर बच्चे ने कोई जवाब दिया, आप एक और सवाल करते हैं ताकि गहराई में जा सकें सामने वाला सोचता कैसे है या वो क्या कहना चाह रहा है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आप प्रोब करते हैं, है ना। तो प्रोबिंग क्वेश्चन पूछा जिससे टीचर को पता चला कि बच्चों ने मिसकॉन्सेप्शन पाले हुए हैं, नाइव कॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, वैकल्पिक अवधारणाएं बनाई हुई हैं जो साइंटिफिकली सही नहीं है, बट उन्होंने अपने थॉट के आधार पर बनाई हुई है। जैसे हमें लगता है कि भाई जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है 0.25 जो है वो छोटा होगा, और ये जो मतलब भिन्न में पॉइंट में जितनी संख्या होती है वो कम होती है। हम उल्टा सोचते आ रहे हैं जब से बड़े हुए हैं, है ना। हमें लग रहा है कि नहीं, कि ये जो 1/4 है ये तो 1/2 से छोटा ही होगा। हम तो ऐसे सोचते आ रहे हैं ना जब छोटे होते हैं भिन्न। तो यहाँ पे टीचर ने 4 सवाल पूछे तो समझ आ गया कि अभी फ्रैक्शन को लेके क्लैरिटी नहीं है बच्चे को। तो इससे मिसकॉन्सेप्शन का पता लग गया, यानी साइंटिफिकली ट्रू नहीं है या लॉजिकली ट्रू नहीं है, बट बच्चा ऐसा सोचता है अपने अनुभव के आधार पे, है ना, कि 1/4 और 1/2 में तो 1/4 बड़ा होगा क्योंकि बड़ी संख्या लग रही है, जबकि ऐसा नहीं है, भिन्न के केस में ऐसा नहीं होगा। She immediately modifies her lesson using fraction strips before continuing. अब फ्रैक्शन स्ट्रिप का बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, कि अगर आपको भिन्न में बच्चे को दिक्कत है तो आप 1/4 ऐसे आप बता सकते हो कि भाई ये 1/4 है, ये 1/4 है। आप प्रॉपर अगर ये दिखा दिया, आपने स्ट्रिप दिखा दी और उसमें पार्टीशन करके दिखा दिया, 4 भागों में बांट दिया एक स्ट्रिप के माध्यम से, तो समझ में आ जाएगा। फिर बच्चों को इजीली भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कि जैसे ही कोई आइसक्रीम बांटनी हो, कुछ और घर में कोई कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो अब इससे आप क्या कर रहे हो, मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर कर रहे हो। दिस इंस्ट्रक्शनल डिसीजन प्राइमरीली रिफ्लेक्ट्स, ये जो पढ़ाने का तरीका है इससे क्या, किसका उदाहरण है ये निर्णय जो है, ये एक्टिविटी कराना। कंपेयरिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस विद क्लास नॉर्म्स, कंपेयर थोड़ी कर रहे हो आप, तो क्लियर करा रहे हो मिसकॉन्सेप्शन को। यूजिंग असेसमेंट एविडेंस टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शंस एंड इंप्रूव इंस्ट्रक्शन, 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि आपने एक आकलन का क्या किया, एविडेंस प्रस्तुत किया, उस स्ट्रिप से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि बच्चे के एक असेसमेंट आकलन यानी सवाल पूछा आपने ताकि आप उसके मिसकॉन्सेप्शन को जांच सको, भ्रांतियों को समझ सको और उसको चैलेंज करके डिस्कस कर सको क्लास में, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग किक इन कर पाए। डिटर्मिनिंग लर्नर्स इंटेलिजेंस थ्रू क्लासरूम टास्क, नहीं, इंटेलिजेंस थोड़ी सुनिश्चित कर रहे हो आप, तो मिसकॉन्सेप्शन दूर कर रहे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हो, एरर्स से ही तो समझ में आएगा कहाँ गड़बड़ है। प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर एंड ऑफ यूनिट ग्रेडिंग, यहाँ आप ग्रेडिंग के लिए नहीं करते हो ये सब। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार बच्चों को लगता है जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ साथ चल रहे हैं, मैं जाता हूं तो ये चंदा मामा साथ साथ घूमते हैं, मेरी नानी के यहाँ भी जाते हैं, मामा मतलब नानी मामा सेम ही है, नानी के घर भी जाते हैं, मेरी बुआ के यहाँ भी जाते हैं। तो ये क्या है, ये मिसकॉन्सेप्शन है जो उसको लग रहा है, क्योंकि साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। बच्चे को लगता है पानी का रंग हरा होता है, जबकि वाटर क्या है, कलरलेस है, आप पढ़ा रहे हैं, फिर वो कहेगा मैंने तो हरे रंग का पानी देखा है। तो आपको डिस्कस करके फिर समझाना होगा कि अच्छा ऐसा है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, फिर आप एविडेंस पेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपने पहले तो मिसकॉन्सेप्शन को निकाला बच्चे के अंदर से, कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों को ऐसा लगता हो कि बड़ी संख्या भिन्न में ज्यादा बड़ी होती है, ठीक। तो ये आपका तरीका था, आपने असेसमेंट एविडेंस जो कि एक प्रोबिंग क्वेश्चन था उसके माध्यम से आपने पहचान कर पाए किसकी, मिसकॉन्सेप्शन की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, असर्शन क्या है या अभिकथन क्या है। एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स दैट प्रीडोमिनेंटली फीचर मैन इन एम्बिशियस प्रोफेशनल रोल्स, यानी पुरुषों को साइंटिस्ट, पायलट्स, एम्बिशियस रोल्स में दिखाया हुआ है एक एजुकेशनल टेक्स्ट बुक के एक किताब के अंदर। एंड विमेन एक्सक्लूसिवली इन डोमेस्टिक और सबऑर्डिनेट केयर गिविंग रोल्स सीवियरली हिंडर जेंडर इक्विटी, यानी महिलाओं को एक सबऑर्डिनेट केयर गिविंग रोल्स में, ये नर्स हो सकती हैं, टीचर्स हो सकती हैं, इस तरह के रोल्स में दिखाया गया है, बस केयरिंग या नर्चरिंग रोल्स में। पुरुषों को एकदम एडवेंचरस रोल में दिखाया गया है। तो इससे क्या होगा, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में बाधा डलती है, कि आप देख ही नहीं रहे कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, इसका जेंडर से लेना देना नहीं है काम का, ठीक है। तो शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें जो मुख्य रूप से पुरुषों को महत्वाकांक्षी, जब किताब में ही आपकी ये दिखाया जाएगा कि एक पुरुष है तो मान लो वो पायलट के रूप में है या एस्ट्रोनॉट के रूप में है, महिला है तो टीचर या डॉक्टर के रूप में है, तो स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं आप, और इससे क्या होगा, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब भी आप देखते हैं कि आपकी किताबों में, अगर आप ईवीएस तक की किताब में चले जाएंगे तो सुनीता विलियम्स का भी जिक्र है, आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं, सुनीता विलियम्स आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट हैं, या फिर आपकी इवन कल्पना चावला तक के बारे में बात हुई है, मैरी कॉम, मतलब ऐसे उदाहरण हैं जो
स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं, ना कि उनको बढ़ावा देते हैं। अगर ऐसे उदाहरण पहले होते थे किताबों में, अब ये समय के साथ चेंज हुआ है। अगर स्टीरियोटाइप वाले एग्जांपल्स होंगे कि जितना काम 2 महिलाएं मिलकर के 4 दिन में करती हैं, उतना काम एक पुरुष 1 दिन में कर लेता है, तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप को दर्शाता है कि सारी महिलाएं वीक हैं या सारे पुरुष मजबूत हैं। ये कहना स्टीरियोटाइप है कि आपने एक बिलीफ बना लिया जिसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कुछ। रीजन क्या है? Such biased educational materials implicitly reinforce rigid gender schemas, effectively limiting the self-efficacy and diverse career aspirations of young female learners। बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, दोनों बातें सही है। 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इस तरह की पक्षपाती शैक्षिक सामग्री अगर अनजाने में कठोर जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करती है कि आप बस मान लेते हो कि अच्छा मैं लड़की हूं तो मैं तो ये बन सकती हूँ, ये तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं या मैं आर्मी में चले जाऊं, है ना, क्योंकि वही 4 एग्जाम्पल आपने देखे हैं। तो इससे ये रिजिड जेंडर स्कीमा बन जाएंगे, जबकि रिजिड नहीं होने, फ्लेक्सिबल जेंडर स्कीमा हो कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, पापा भी केयरिंग हो सकते हैं, मम्मी भी एडवेंचरस हो सकती हैं, ठीक है ना। जो युवा महिला शिक्षार्थियों की आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी को, कि वो क्या चीजें नहीं कर सकती, अरे मैं तो लड़की हूं, कई लोग कहते हैं लड़की होके ये कर ले रही है, लड़की होके ये कर ले रही है मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये क्योंकि वो जेंडर रिजिड जेंडर स्कीमास बनाए हुए हैं, ये लड़कियां करती हैं तो उनको ज्यादा प्रेज किया जाता है। उसका रीजन वो इक्विटी पे आधारित है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी ही नहीं मिली हैं बराबरी की, ठीक। वो वैसा ही है कि जैसा आप सुनते हैं कि कोई गरीब घर से जो है आईएएस बन गया, बहुत खराब परिस्थितियों से, क्योंकि वो करने के लिए उसको बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ा है जो नॉर्मल से ज्यादा थी। एनीवे, और विविध करियर आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से सीमित करती है। ठीक बात है, दोनों ही सही है, ये आपने सही जवाब दे भी दिया है, बोथ ANR आर ट्रू, कि अगर ऐसा होगा तो जो सेल्फ एफिकेसी है यानी खुद की क्षमताओं में विश्वास, वो कम हो जाएगा बच्चे का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल देखिएगा क्या कहता है भैया। व्हेन अ चाइल्ड एनकाउंटर्स एन एंटायरली नोवल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, नोवल मतलब नई समस्या आई है एकदम और जटिल समस्या है बच्चे के सामने, एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छा समस्या समाधान करता अगर बच्चा है तो वो विल स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय वेरियस ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज यानी जुगाड़, वो अलग अलग तरह के फंडे अपनाएगा कि भाई ये नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल ह्यूरिस्टिक्स एक्सेप्ट, कोई एक चीज है जो फ्लेक्सिबल तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो आपको ढूंढनी है कि नई प्रॉब्लम आई है तो कौन सा तरीका है जो हेल्पफुल नहीं होगा। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जब एक्सेप्ट लिखा हुआ हो या इसके बजाय या अतिरिक्त, ह्यूरिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, है ना। कि आपका ये रिमोट नहीं चल रहा, आप देखते हैं, आपने बचपन से देखा है या आपके दिमाग में आइडिया है पहले तो ऐसे ऐसे कर लगता हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो चल जाएगा, ये ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। वर्किंग बैकवर्ड, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है बैकवर्ड प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, ये तो हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्या हेल्पफुल नहीं है समस्या समाधान में, वो ऑप्शन उठाना है आपको। यूजिंग एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजी भी हेल्पफुल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क, ये भी हेल्पफुल होता है मीन्स एंड एनालिसिस, कि आप मुश्किल जटिल समस्या को टुकड़ों में तोड़ लो। ब्लाइंडली अप्लाइंग अ फिक्स्ड मैथमेटिकल एल्गोरिथम, सिर्फ एक एल्गोरिथम भी हेल्पफुल होता है, लेकिन ब्लाइंडली अप्लाइंग, आंख बंद करके एक ही एल्गोरिथम को आप अप्लाई किए जा रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। एल्गोरिथम वैसे हेल्पफुल होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, बट हर जगह एक ही तरीके को आप अपना नहीं सकते, वो फंक्शनल फिक्सनेस हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। एक्सेप्ट पूछा था हमसे किसके बजाय, तो इसको छोड़ के बाकी सब सही है, इसके बजाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। अ लर्नर विद प्रोफाउंड हियरिंग इंपेयरमेंट, एक बच्चा है जिसको गंभीर रूप से श्रवण दोष है, सुनने में दिक्कत है, हैज गुड एकेडमिक एबिलिटी, लेकिन सीखने की क्षमता अच्छी रखता है, बट पार्टिसिपेट्स लेस ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, विच क्लासरूम अडेप्टेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। गंभीर श्रवण बाधिता वाला एक शिक्षार्थी अच्छी शैक्षणिक क्षमता होने के उपरांत भी कक्षा में कम भाग लेता है, वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। उसकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा अनुकूलन या तरीका कौन सा है कि एक बच्चा जिसको गंभीर रूप से श्रवण दोष है, सुनने में दिक्कत है, वो इन्वॉल्व हो क्लास में, क्योंकि वो सीखने की हायर एबिलिटी रखता है। भाई दिमाग का लेवल सुनने से थोड़ी निर्धारित होगा, हो सकता है बच्चे को दिखने में सुनने में दिक्कत हो या दिखने में दिक्कत हो, बट उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो तो वो सीख सकता है, बस आपको तरीका सही अपनाना है। तो उस बच्चे को आप पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट करोगे। 3rd ऑप्शन आप में ज्यादातर लोग कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं, पहले से शुरू करते हैं।
प्रोवाइड प्रिंटेड नोट्स आफ्टर एवरी लेसन सो दैट द लर्नर कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली। टीचर को पार्टिसिपेट कराना है, कक्षा में भागीदारिता चाहिए। ये तो बाद की चीजें हो गई कि आपने नोट्स दे दिए बाद में पढ़ लेना, ये कोई बात है? ये पार्टिसिपेशन में थोड़ी हेल्प कर रहा है, ओवरऑल लर्निंग में हेल्प करेगा, बट पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, आपको भागीदारिता बढ़ानी है, बच्चों को एक्टिव रखना है, क्लास में इन्वॉल्व करना है कुल मिला के। सेकेंड ऑप्शन है सीट द लर्नर इन अ क्वाइट कॉर्नर एंड मिनिमाइज वर्बल इंटरेक्शन टू अवॉइड कंफ्यूजन। बच्चों को कोने में बिठा दो। देखो ये कोने में बिठाने वाले ऑप्शन सबसे खराब होते हैं। सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग थलग नहीं रखना है, शांत कोने में बिठा दो, उससे ज्यादा बात मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ये फालतू बातें हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करना है हमें। एंश्योर द लर्नर हैज अ clear view of the teacher's face, use visual cues and written support and supplement communication with sign language और gestures whenever required। इतना सब अगर आप कर लेंगे तो बच्चा अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, तो अगर आप पीछे बिठाएंगे ऐसे बच्चे को तो उस तक और कम आवाज जाएगी। दूसरा, पीछे से दिखेगा भी कम। तो जब पास में बिठा रहे हो आप टीचर, फर्स्ट रो में आप जब बिठा रहे हैं, चाहे देखने में दिक्कत हो, स्पेशल नीड वाले बच्चे को अगर आप, स्पेशली अगर श्रवण दोष है, आगे बिठा लिया, तो टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन से आप जैसे बोलते हैं तो आपकी वर्डिंग का अंदाजा भी लगाता है इंसान, थोड़ी आवाज से समझता है जितनी उसको समझ में आ रही होगी, है ना। और एक्स्ट्रा सपोर्ट आप विजुअल क्यूज देते हैं कि आपने ए फॉर एप्पल बोला, एप्पल बना भी दिया, तो वो देख के भी समझ पा रहा है, एसोसिएट कर पाएगा चीजों को। तो साइन लैंग्वेज का जहां जरूरत पड़ रहा है, अगर जरूरत है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। जेस्चर जो हाव भाव हैं आपके, वो भी बताते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज भी तो काम करती है। तो कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की होती है, आप समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहे हो भाई, या कहना भी चाह रहे हो या नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, पेयर द लर्नर विद अ हाई। तो टीचर के केस में अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको अपनी बात बॉडी से भी, जेस्चर से भी कन्वे करनी है। स्टिमुलस वेरिएशन का एक पूरा स्किल है जो आप अप्लाई करते हैं, जो एनसीईआरटी कहता है, आपका माइक्रो टीचिंग की साइकिल में भी आप सीखते हैं, टीचिंग स्किल्स में से एक स्किल है ना। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, पेयर द लर्नर विद अ हाई अचीविंग पीयर हु कैन एक्सप्लेन द लेसन आफ्टर क्लास। कि एक हाई अचीविंग पीयर, एक फर्स्ट आने वाले बच्चे को बिठा दो जो उसको बाद में समझा दे। ये कोई तरीका नहीं है, टीचर को क्लास में इन्वॉल्व करना है उसको। ऐसा नहीं कि अलग थलग से, फिर तो वो ट्यूशन ना पढ़ ले अलग से जाके, या कुछ और ही कर लेगा फिर क्लास में बैठ। आपका क्या यूज है एज अ टीचर? तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन लर्निंग इज एन इनहेरेंटली डैश प्रोसेस वेयर नॉलेज इज एक्टिवली डैश थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शंस विद द कम्युनिटी, पीयर्स एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। कहना क्या चाहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी यानी वाइगॉत्स्की को याद कर लो, परिप्रेक्ष्य के अनुसार मानव शिक्षा एक स्वाभाविक रूप से, बायोलॉजिकल नहीं, समाज एक्टिव प्रोसेस है, सोशल और को कंस्ट्रक्टेड, मतलब यहां पे एक्टिव भी होता तो भी सही हो जाता। सोशियो कल्चरल, समाज और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो एक तो इनहेरेंटली आंतरिक रूप से सामाजिक प्रकृति हो गई, सामाजिक प्रक्रिया हो गई सीखना। दूसरा को कंस्ट्रक्टेड, एक्टिवली को कंस्ट्रक्टेड, यानी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करेंगे, को कंस्ट्रक्टेड थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन, सह निर्मित है, एक दूसरे के साथ मिलकर के ज्ञान का निर्माण करेंगे बच्चे। इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, क्योंकि सोशियो कल्चरल है तो ग्रुप में होगी, पैसिव नहीं है बच्चा यहाँ। ये बायोलॉजिकल की तो बहुत ज्यादा बात करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल है या एक्टिव प्रोसेस है, थर्ड ऑप्शन। कितने लोग सही दे रहे हैं? 93% लोग, बहुत बढ़िया। 5 सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है, हाउ शुड एन एक्सपर्ट प्रोग्रेसिव एजुकेटर फंडामेंटली व्यू चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। एक टॉपिक है आपका 1 नंबर का, चिल्ड्रंस एरर, बच्चे की गलतियां कैसे देखनी है आपको, एक विंडो के रूप में। बच्चे की गलतियां उसकी सोच के बारे में आपको बताती हैं, हेल्पफुल होती हैं एरर्स जो है सीखने में। एक विशेषज्ञ प्रगतिशील शिक्षक, जो आज का मॉडर्न टीचर है, जो प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, जॉन डुई को फॉलो करता है, चाइल्ड सेंटर्ड है, उसको गणित की कक्षा में बच्चों की त्रुटियों और भ्रांतियों को मौलिक रूप से कैसे देखना चाहिए। जो मिसकॉन्सेप्शंस और गलतियां कर रहे हैं बच्चे, वो हेल्पफुल है, उसको सीखने का मौका मिलेगा, उससे फीडबैक मिलेगा आपको कि जैसे जिस क्वेश्चन में आप लोग सबसे गलत ऑप्शन चूज करते हो ज्यादातर लोग, उस क्वेश्चन को मैं बहुत तसल्ली से ज्यादा देर एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है आपकी गलती से कि पोल में सिर्फ 30% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब 70% लोग गलत दे रहे हैं। तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा है, यहाँ आप गलती कर रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शन है कुछ, तो उसको मैं क्लियर करूंगी। तो गलतियां क्या है, हेल्पफुल है सिखाने के लिए, है ना। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का हिस्सा है। एज अनडिनाइबल फिक्स्ड प्रूफ ऑफ लो इनेट कॉग्निटिव एबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा है, या तो आपने गलत जगह से पढ़ लिया है, गलत तरीके से पढ़ लिया है, या पढ़ाई नहीं है, या कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, ये कुछ समझ में आएगा, या कॉन्सेप्ट हो सकता है मुश्किल हो जो क्लियर ना हो पाया हो।
सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, एज सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल विंडोज इनटू द चाइल्ड्स इंट्यूटिव थॉट प्रोसेसेस एंड करंट स्कीमास, बच्चे के जो करंट स्कीमा है, यानी जो मूल्यवान खिड़कियों के रूप में काम करती हैं गलतियां विंडोज के रूप में, और जो उसका करंट स्कीमा है, वर्तमान स्कीमा यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है, उसकी वर्तमान ज्ञान जो भी उसके दिमाग में आज सेव्ड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको बताता है। और बच्चा सोचता कैसे है ये पता लगता है आपको, कि आपने इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, ये पता लगेगा ना कैसे आप पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। थर्ड ऑप्शन है एज स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड टारगेटेड इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग एंड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, कि आप स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी का अवसर है कि कहां आपको बच्चे को वो कंफ्यूजन क्लियर करनी है, उसके कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से स्कैफोल्ड करना है, हेल्प करना है, जहां वो अटक रहा हो, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा हो, यानी डिसइक्विलिब्रियम हो, कंफ्यूजन हो, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन हो, इसी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से आपका स्कीमा अपडेट होता है, आपकी समझ बेहतर होती है। यूबी टेट में भी पूछा है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव समझ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है आपकी। अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं आई, तो कुछ नया सीखोगे नहीं, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे नहीं, अगर प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो तो फिर सब सेम लेवल का चलता रहेगा। अगर मुश्किल सवाल नहीं आए कैसे पता लगेगा कि कितनी बेहतर समझ हुई है। फोर्थ ऑप्शन देखना, एज सीवियर बिहेवियरल इन्फ्रैक्शंस रिक्वायरिंग, नहीं ये कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, तो सेकेंड और थर्ड ही सही है। 78% लोग, जो कि सेकंड ऑप्शन में आता है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकते क्योंकि ये तो गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकते क्योंकि सेकंड तो सही है बट थर्ड भी सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ जहां है गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ तो जहां भी है वो गलत ही है ऑप्शन, बाकी सब में फर्स्ट और फोर्थ है। सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टीचर डिस्कवर्स दैट मैनी लर्नर्स बिलीव हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सिंक इन वाटर। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षक को पता चला है कि बच्चे या शिक्षार्थी ये मानते हैं कि भारी वस्तुएं हमेशा पानी में डूब जाती हैं, यानी हैवियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सिंक इन वाटर, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो पानी में डूब जाएगा। कि कागज तो तैर रहा है जी, लेकिन एक कील जो है लोहे की वो डूब जा रही है। बच्चे को ये लग रहा है कि जिस चीज का वेट ज्यादा होगा वो डूब जाएगी पानी में, जबकि आप जहाज को चलते हुए देख रहे हैं, जहाज का वेट थोड़ी कम है, ज्यादा ही है। तो इमीडिएटली अब इसको आपको करेक्ट करने की बजाय कि आप तुरंत इसको करेक्ट करें, फिर क्या करेंगे आप, विच इंस्ट्रक्ट, मतलब क्या है, ये मिसकंसेप्शन है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है बच्चे का, नाइव कॉन्सेप्शन है। विच इंस्ट्रक्शनल अप्रोच वुड बेस्ट प्रमोट कॉन्सेप्चुअल चेंज। अब आपको कॉन्सेप्ट चेंज कराना है इंक्वायरी या डिस्कशन के माध्यम से। ये कि साइंटिफिक नहीं है बट बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे ऐसा बना लिया है दिमाग में कि पेड़ मेरे साथ चलते हैं, या पानी का तो रंग हरा होता है, नीला होता है, वॉटेवर जो भी उसने अपने अनुभव के आधार पे सोचा है, या दूध तो मशीन पे मिलता है ना। 94% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, चलो मैं मार्क कर लेती हूँ। एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल फर्स्ट एंड आस्क लर्नर्स टू मेमोराइज इट। रटवाने से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आस्क लर्नर्स टू प्रिडिक्ट, टेस्ट एंड कंपेयर द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर बिफोर डिस्कसिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। तो तुरंत आपने करेक्ट नहीं कराया, बच्चों को एक टास्क दिया, बच्चों को एक्टिव, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन वैसे भी सही होता है ना। जो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जिस ऑप्शन में है, जहां उसको खतरा भी नहीं है और एक्टिव भी है, कि भाई तुम ऑब्जर्व करना, आज घर पे जाके एक टब में, एक बकेट में, एक बाल्टी में, एक मग में पानी लेना और चीजें देखना, पेपर डालना और हैवी चीजें देखना, कौन सी चीज तैरती है, कौन सी चीज डूबती है। तो इससे बच्चे को अपने आप समझ में आएगा कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। वो अगले दिन आएगा ये करके, तो और फिर उस पर चर्चा होगी। तो ये जो नाइव कॉन्सेप्शन था तुरंत ठीक नहीं हुआ, बट आपने उसको इंक्वायरी के थ्रू बच्चे को एक्टिव करके, अब वो कभी भूलेगा नहीं जब ये खुद से करके देख लेगा और इस पर चर्चा होगी, तो इन्फॉर्म लर्नर्स दैट देयर बिलीफ इज इनकरेक्ट। ये इन्फॉर्म करने से बात नहीं चलेगी और करेक्ट आंसर दे दो, नहीं, करेक्ट आंसर तक पहुंचाओ तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि तुरंत करेक्ट आंसर देने के। ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं भाई ये थर्ड ऑप्शन सही है, आप लोग दे रहे हैं जवाब, ये गलत है, तो मैं कहूंगी हाँ ठीक है मैं मार्क कर लेती हूँ, अब डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कस करने से बाकी सब क्यों गलत है ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो सीधा मैं कह सकती हूँ हाँ सेकंड सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हैं तो। इग्नोर द मिसकॉन्सेप्शन, इग्नोर नहीं करना है, इसको कराना तो ठीक ही है। मिसकॉन्सेप्शन या भ्रांतियां या ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक अवधारणाएं, इनको करेक्ट कराना होता है। कई बार डिस्कशन के बाद कई बार इमीडिएट सॉल्यूशन या चर्चा होती है, नहीं तो जनरली आप अवॉइड करते हैं इमीडिएटली, नहीं तो कोई एक्टिविटी करा के या उस पर डिस्कशन करा के उसको ठीक करें। तो सेकंड ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है यहाँ और ये सही तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, आज के सवाल सारे ही जो है लेंदी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्टूडेंट फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकली
मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड यानी सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है बच्चा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है ये मान लो आप। डिमॉन्स्ट्रेट्स हाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बच्चे में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, समस्याओं का समाधान कर लेता है, व्यावहारिक बुद्धि है, जुगाड़ू टाइप का है, स्ट्रीट स्मार्ट है, तो ये तो अच्छी चीजें हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन एवरीडे कम्युनिटी टास्क, जो कम्युनिटी टास्क जिस कम्युनिटी में वो रहता है वहां एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर पाता है, बट कंसिस्टेंटली फेल्स टू अचीव सक्सेस इन फॉर्मल स्कूल असेसमेंट्स। लेकिन जो औपचारिक स्कूल में जो पेपर हो रहे हैं, औपचारिक रूप से जो पढ़ाई हो रही है उसमें वो फेल हो जा रहा है। ड्रॉइंग ऑन कॉन्टेम्परेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी जो समकालीन मॉडर्न डे की साइकोलॉजी है उसको अगर हम फोकस में रखें तो हाउ शुड अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर सिंथेसाइज दिस फिनोमिनन, एक प्रगतिशील शिक्षक को जो बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को अपनाता है इस घटना का संश्लेषण कैसे करना चाहिए कि क्या रीजन हो सकता है कि बच्चे की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हाई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, लेकिन कम्युनिटी टास्क में जहां सोशली उसको एक्टिव होना हो या अपनी कम्युनिटी में जो टास्क हो रहे हैं, लेकिन वो पेपर में या स्कूल बेस्ड स्कूल के जो असेसमेंट्स हैं जो फॉर्मल हैं जो औपचारिक हैं जिनमें पेपर पेंसिल का ही प्रयोग ज्यादा है उसमें वो फेल हो जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएंगे तो आप बच्चे में कमी नहीं निकालेंगे, सिस्टम में कमी निकालेंगे। सिंपल है, ये फंडा आपको अपना लेना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द फेलियर इंडिकेट्स अ सीवियर इनहेरिटेड जेनेटिक डेफिसिट इन द स्टूडेंट्स जनरल इंटेलिजेंस, के गरीब परिवार से आया है तो बच्चा तो इंटेलिजेंट नहीं होगा। देखो मैंने आपको कहा था कि आईक्यू पे इंटेलिजेंस पे प्रभाव पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, ये नहीं है कि गरीब बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट ही नहीं होगा, थोड़े 2-4 पॉइंट इधर उधर होंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि आप अमीर परिवार में पैदा हुए हैं तो कल को आपका आईक्यू आज 70 था, कल को आपके घर वालों ने आपको नोट की गड्डियां दिखाई और परसों 140 हो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल साल दर साल या 10 सालों में आपको अंतर पता लग जाएगा। अगर 2 ट्विंस भी हैं और एक सोशियो इकोनॉमिकली अच्छे घर में रहता है और दूसरा थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो आपको अंतर पता भी लगेगा, तो 10 साल में जाके कहीं आईक्यू में डिफरेंस आएगा। वो भी इतना बड़ा नहीं आ जाएगा कि एकदम 70 से डबल का नहीं आ जाएगा, थोड़ा अंतर आएगा। ठीक, तो द फेलियर इंडिकेट्स, हम ये कहते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसकी जनरल इंटेलिजेंस ही कम है, तो फिर हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो अच्छा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि उसकी जनरल इंटेलिजेंस कम है। जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है। The failure is primarily a systematic reflection of the school's culturally indifferent pedagogy and rigid standardized assessment practices। ये बात हमें सही लग रही है और 57% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। अभी इस पे चर्चा करेंगे, बाकी ये दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं क्यों सही है क्यों गलत है। थर्ड ऑप्शन है, द स्टूडेंट फंडामेंटली लैक्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इनहेरेंटली डू नॉट वैल्यू एकेडमिक एजुकेशन, कि छात्र जो है मौलिक रूप से आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी है उसमें, क्योंकि ये वाले जो समुदाय हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, जो डेप्राइव्ड चिल्ड्रन है, ये आपके टॉपिक है एक, डेप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड बच्चे जो किसी भी रूप से अलाभान्वित या वंचित समूह से आने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो, चाहे समाज ने उनको हाशिए पे रखा हो, गरीबी से, किसी एक विशेष जाति धर्म से आने की वजह से, है ना, जो जिनको लाभ नहीं मिल पाया है या वंचित रह गए हैं सुविधाओं से, अपॉर्चुनिटीज से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। तो ऐसा नहीं कि ये बच्चे सीख नहीं सकते तो ये तो इनके अंदर तो मोटिवेशन नहीं होगा, बल्कि जिसका पेट भरा हुआ है उससे ज्यादा मोटिवेशन कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार तो आपकी सर्वाइवल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही होती ना। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वाइवल नीड्स पूरी मत करो तो मोटिवेशन आ जाएगा, बट ये कोई रीजन नहीं है मोटिवेशन की कमी होगी। द स्टूडेंट पोजेसेस ओनली बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बात हो रही है उसकी सोशल इंटेलिजेंस की, ये कह रहे हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक है उसमें तो सिर्फ, एंड इज बायोलॉजिकली इनकेपेबल ऑफ मास्टरिंग कॉग्निटिव एकेडमिक टास्क। कॉग्निटिव टास्क प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कॉग्निटिव टास्क है, पहली बात तो समस्या समाधान जो है, तो ऐसा नहीं कि कॉग्निटिव स्किल खत्म हो गई है उसकी, या सोशली जब वो इंटेलिजेंस दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम ये कहें कि नहीं नहीं बॉडीली काइनेस्थेटिक, यहाँ दौड़ने भागने की तो बात ही नहीं हुई कुछ, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन फिर यहाँ सही लगेगा आपको कि द फेलियर इज प्रीमैरली अ सिस्टमिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्कूल्स कल्चरली इनडिफरेंट पेडागोजी, कि बच्चे की संस्कृति से जोड़ ही नहीं पा रहे आप जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, इस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यह विफलता जो है, ठीक है ना, यह विफलता 62% लोग सही जवाब देंगे। यह विफलता मुख्य रूप से स्कूल के सांस्कृतिक रूप से उदासीन शिक्षा शास्त्र, जो सांस्कृतिक रूप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा आपकी जो पेडागोजी है, पढ़ाने के मेथड है, और कठोर मानकीकृत मूल्यांकन, सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही, आप इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ओरल टेस्ट कराइए, कोई एक्टिविटी कराइए, देखिए बच्चा किस टेस्ट में को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है तो उधर भेजिए, है ना, एक ही तरीका नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ सिस्टम की कमी है, बच्चे की कमी नहीं है इस चीज में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इन अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर एक्टिवली एनकरेजेस ट्रांस लैंग्वेजिंग, allowing learners to flexibly weave their mother tongues with the formal medium of instruction during group collaborative tasks।
दिस पेडागोजिकल एप्लीकेशन डायरेक्टली सिंथेसाइजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी एक भाषाई रूप से विविध कक्षा है जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं। एक शिक्षक सक्रिय रूप से भाषा अंतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में आप स्विच कर जाते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस को मिक्स करके जो है आप भाषा सिखा रहे हो, सीख रहे हो या कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जिस भाषा में बच्चे को समझ में आए उस तरह से समझाया जा रहा है, जिससे शिक्षार्थियों को समूह सहयोगात्मक कार्यों के दौरान शिक्षा की औपचारिक भाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा को लचीले ढंग से इंक्लूड करने की अनुमति मिल रही है। यह शैक्षणिक अनुप्रयोग सीधे किन सिद्धांतों का संश्लेषण करता है, किन मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को ये इंक्लूड करता है, सिंथेसाइज करने का मतलब ये है। बिहेवियरिस्ट नहीं, व्यवहारवादी थोड़ी है, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा एक्टिव है। वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ लैंग्वेज एज अ मीडिएटिंग, ये बिहेवियरिस्ट बहुत नेगेटिव वर्ड है अगर आप सीटेट की बात करोगे तो, वैसे भी इन जनरल भी जब तक पूछा ना हो कोई पर्टिकुलर थियरी वगैरह और वो सीटेट में नहीं आता, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक, ये सब बिहेवियरिस्ट लोग हैं, सीटेट के काम के नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ लैंग्वेज एज अ मीडिएटिंग कल्चरल टूल एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ पेडागोजिकल रिसोर्स, यानी भाषा को एक मध्यस्थ सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखने का वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण, कि भाषा क्या एक माध्यम है, सांस्कृतिक रूप से बच्चे को आप कनेक्ट कर पाओगे अगर उसकी भाषा से जोड़ पा रहे हो, और भाषा टूल भी है दिमाग की समझ को बेहतर बनाने के लिए। बात तो सही है भाई, मैं और आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारी जो भी कहानी चल रही है, जो भी आपकी समझ बेहतर हो रही है, कैसे हो पा रही है, भाषा के माध्यम से ही। थर्ड ऑप्शन क्या है, पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड द एसिमिलेशन ऑफ रिजिड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, उसकी बात तो यहाँ हो ही नहीं रही, यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में बच्चा जा पाए, मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाए, बहुभाषी कक्षा है। नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन, एलएडी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये तो कोई सेंस नहीं है इस बात का कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो यहाँ काम कर रहा है, उपकरण जो है आपका, ये कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों की भाषा देख के बच्चे भाषा सीख ले रहे हैं, वो सब बात नहीं हुई है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दो सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है, अ टीचर वांट्स टू एक्यूरेटली असेस द रेडीनेस लेवल ऑफ हर स्टूडेंट्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स न्यू मैथमेटिकल यूनिट, बच्चे कितने तैयार हैं एक नए मुश्किल मैथमेटिक्स की नई यूनिट के लिए, या आप कितने तैयार हैं इन मुश्किल सवालों के लिए, ये जानने के लिए टीचर ने क्या किया है, बट शी इज रेडनेस लेवल आकलन करना चाहती है, जांचना चाहती है, इसके लिए मैंने फोर्थ जो टेस्ट था वो कंपैरेटिवली इजी था, आपकी फुल मार्क्स सीरीज की जो क्लास 4 थी, अगर नहीं देखे इससे पहले के सेशन तो देख लेना, नहीं तो दिमाग उड़ जाएगा अगर आज डायरेक्टली यहीं से शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपको जब क्लास 4 कराई तो आपको लगा नहीं यार कुछ सवाल आसान है, तो मैंने ठीक है थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, तो आपका रेडीनेस लेवल कि अब मुश्किल पे जाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, पता चल गया, आकलन कर लिया जब उससे प्रीवियस टास्क से। बट शी इज कीनली अवेयर दैट मेनी स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम सीवियर मैथमेटिक्स एंजाइटी, बट टीचर को पता है कि यार मैथमेटिक्स की एंजाइटी भी है बच्चों को, मुश्किल यूनिट पे जाने के लिए पहले वो तत्परता चेक कर रही हैं। टू इफेक्टिवली सिंथेसाइज असेसमेंट गोल्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशंस, द टीचर शुड, क्योंकि बच्चे की जो भावनाएं हैं वो गणित को लेकर डर है, और ये डर जो है आपकी कॉग्निशन को प्रभावित करेगा, दिमाग की क्षमता को समझने की प्रभावित करेगा अगर बहुत ज्यादा आप डरे हुए हैं किसी टास्क से। तो पहला ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्टर अ हाई स्टेक्स स्ट्रिक्टली टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट टू फोर्स स्टूडेंट्स टू बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस, हाई स्टेक टास्क ले आओ, स्ट्रिक्टली टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं। यूज लो स्टेक्स ओपन एंडेड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेटिव पीयर डिस्कशंस, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है, जहां खुल के उसको बात करने की मौका मिलेगा, और परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं है कि तुमको परफॉर्म करना ही है, अगर गलत जवाब दे दिया या गलत कोई आंसर दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो सब नहीं, ओपनली वो चर्चा कर पाए तो यहाँ एंजाइटी कम हो जाएगी ना उसकी, तो कॉग्निशन एंड इमोशन का पॉजिटिव रिलेशन बन जाएगा, थोड़ा फ्री महसूस करेगा। थर्ड ऑप्शन है कंप्लीटली बाईपास द रेडीनेस असेसमेंट, कि रेडनेस की जरूरत ही नहीं है, नहीं रेडनेस की जरूरत है, पब्लिकली रैंक कर देंगे बच्चे को, फालतू बातें हैं, सब नेगेटिव टर्म्स हैं, तो सेकंड ऑप्शन 87% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका रहा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बढ़िया, मैं सार्केस्टिकली कह रही हूँ, काफ़ी गलतियाँ की आज आप लोगों ने, बट थोड़ी लेंदी क्लास थी, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आसान रखेंगे अगली बार से, या जैसा भी आपका विचार हो बता देना कमेंट्स में, उसी लेवल का फिर टेस्ट बना देंगे, नहीं तो अपने हिसाब से बनाएंगे ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज का आखिरी सवाल, 30 सवाल में 90 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट एक सवाल पे लगना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, आपको पोल में जवाब देने का भी मौका मिल रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हो रही है, तो 1.5 घंटा अगर 30 क्वेश्चन पे लग रहा है, इस तरह के लेंदी क्वेश्चन पे लग रहा है तो ठीक है, बहुत समय नहीं लग रहा है। सेकंड टारगेट वैसे 1 घंटे का होना चाहिए, बट दैट्स ओके, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी सवाल,
कितने लोग जवाब दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन 44% लोग। चलिए देखते हैं, अभी तो पहले पढ़ लेते हैं। A student consistently scores low in mathematics and has started believing that I do not have the brain for maths, and no matter how hard I try, I will never pass. This student is exhibiting symptoms of what? Mastery avoidance goal, learned helplessness, internal controllable attribution या intrinsic motivation। देख लेते हैं। एक छात्र गणित में लगातार कम अंक प्राप्त करता है, मैथ्स में लगातार कम नंबर आते जा रहे हैं, और यह मानने लगा है कि मेरे पास गणित के लिए दिमाग नहीं है या मेरे अंदर गणितीय क्षमता ही नहीं है, क्योंकि लगातार नंबर कम आ रहे हैं और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कभी पास नहीं होऊंगा, ये मान रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीटेड फेलियर हो रहा है ना, कि यार इस बार भी ब्रेकअप हो गया, इस बार भी ब्रेकअप हो गया, तो मुझे तो कोई मिलने नहीं वाला, मुझे तो अकेले रहना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल रीजन से अगर आपने ही मान लिया तो फिर आपको देखना चाहिए आमिर खान जी को कि कोई बात नहीं, अभी भी होप बाकी है इस देश में, है ना। आज मैं कोई मीम देख रही थी कि मेरे हिस्से की शादी भी जो है आमिर खान ने कर ली है, तो अगली बार से मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही जवाब देने वाली हूँ। मजाक की बात है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, उनकी मर्जी है ना। देखिए, तो कुल मिला के बात यह है कि मल्टीपल ब्रेकअप्स होने के बाद ये नहीं सोचना है ना, या मल्टीपल फेलियर्स जब आपको मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप प्रयास सही तरीके से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। अनटिल अनलेस बहुत ही ऐसी चीज नहीं है जो बहुत साइंटिफिक एप्टीट्यूड मांगती है, उसमें आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करा लिया है और आपको बताया गया है हाँ नहीं है एप्टीट्यूड। जनरली बच्चे के केस में हम ये मानते हैं हर बच्चा सीख सकता है, तो आपको तरीका बदलना है बस। समझ गए? चलिए आ जाइए। तो यह छात्र किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बताइए? तो दिस स्टूडेंट इज एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस नहीं आनी है, अच्छे उदाहरण समाज में देखते रहना है ना, कि मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, अच्छे उदाहरण आपको देखने हैं तो लर्नड हेल्पलेसनेस चली जाएगी। एनीवे, मजाक कर रही हूँ। मास्टरी अवॉइडेंस गोल्स। देखिए, मास्टरी अवॉइडेंस में तो ये होता है कि आप मास्टरी को अवॉइड कर रहे हो, और मास्टरी अवॉइडेंस नहीं होता, फेलियर अवॉइडेंस गोल होते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होते हैं कि आपको सब कुछ जानना है, सब कुछ सीखना है, फेलियर से बचना चाह रहे हैं, वो फेलियर अवॉइडेंस होता है। तो ये तो बनता ही नहीं है। इंटरनल कंट्रोलेबल एट्रीब्यूशन, इंटरनल तो डाला ही नहीं उसने, तो कह दिया कंट्रोलेबल पे उसका फोकस नहीं है, उसको लग रहा है ये इंटरनल तो मान लिया उसने, लेकिन लग रहा है अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है। तो ये कंट्रोलेबल इसलिए नहीं रहा। अगर कंट्रोलेबल इंटरनल तो है कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है या रीजन मेरे अंदर है, मैं एफर्ट करूं तो हो जाएगा, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं मान रहा, वो अनकंट्रोलेबल मान रहा है कि मेरे हाथ के से बाहर की बात है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है इसमें कोई रीजन। तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, क्योंकि जब मल्टीपल फेलियर के बाद बच्चा ये मान ले रहा है कि अब मुझसे होगा ही नहीं या मैं पास होऊंगा ही नहीं, है ना, तो ये आपका लर्नड हेल्पलेसनेस कहलाती है, यानी सीखी हुई असहायता, अर्जित की हुई असहायता बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ अ लर्नर, जो पुराने अनुभव रहे हैं। जबकि नए तरीके से अगर सिखाया जाए, नए टीचर से सिखाया जाए, नए तरीकों से सिखाया जाए, 50 तरीके एक चीज को सिखाने के, तो बच्चा सीख सकता है ना। आपको सिर्फ उनको थोड़ी पढ़ाना है जो एक बार में समझ जाते हैं, आपको तो सबको पढ़ाना है और तरीके समझने। अगर बच्चे को पहले ही मैथमेटिक्स में डर है या वो ये मान लेता है क्योंकि बार बार नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको तो मेथड चेंज करने की जरूरत है। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तभी तो टीचर जो है नेशन बिल्डर क्यों है, क्योंकि आप अगर बच्चे को समझ पाएंगे तो एक चीज को पढ़ाने के 50 तरीके हैं। तो अर्जित असहायता है, क्योंकि बार बार पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे जब आप बच्चा ये मान रहा है कि मैं तो फेलियर ही हूं, तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, जिसको नए तरीकों से सिखाने पे बेहतर किया जा सकता है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। बाकी अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां टीचिंग सेक्शन में चले जाना।